नमस्कार दोस्तों, YCT यूट्यूब पब्लिकेशन पे आपका स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रमोद पांडे आपको सॉल्व करा रहा था TGT PGT के लिए कला प्रावधिक कला के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लगातार और प्राचीन भारत में चल रहे हैं। प्राचीन भारत में ऐतिहासिक कालीन चित्रकला पे हमने कल बात की थी। कल करीब 50 क्वेश्चन कराए थे। आज फिर कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन करा लेंगे। चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैं बोलूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ऑनलाइन जुड़िए और चीज़ों को देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये बुक जो है ये ई बुक के रूप में ऐप पे उपलब्ध है। आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, या इसकी हार्ड कॉपी भी फ्लिपकार्ट, मीशो किसी से भी मंगा सकते हैं या दुकानों पे उपलब्ध है। YCT के ऑफिस में आप कॉल करके सीधे इन किताबों को YCT की साइट पे बुक भी कर सकते हैं। आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51 जो भारतीय वास्तुकला से ही है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाए गए? तो ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब पाए गए हैं, वो मेहराब पाए गए हैं मौर्य काल में। कहाँ? लोमेश ऋषि की गुफा में। मौर्य काल में आप जानते हैं कि अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने आजीविकों को गुफा दान की थी। आजीविकों को गुफा दान की थी। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए सम्राट अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने गया के निकट बराबर पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण करवाया। बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुहा, लोमेश गुहा और में मूर्तिकला के सुंदर नमूने मिलते हैं। दो गुफाएं हैं, सुदामा गुहा और लोमेश गुहा। लोमेश ऋषि गुहा का प्रवेश द्वार उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत है। प्रवेश द्वार के दोनों खंभर पर तिरछे खड़े दो स्तंभों पर गोल मेहराब है। तो भारतीय वास्तुकला में गोल मेहराब सबसे पहले जो पाए गए हैं वो लोमेश ऋषि की गुफा में पाए गए हैं, जो उसके पौत्र दशरथ ने, अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए व्याख्या इतने ढंग से लिखी गई है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है? आप जानते हैं ऋग्वेद में जो सावित्री को समर्पित मंत्र है वो मंत्र है गायत्री मंत्र। वही सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र माना जाता है। ये किसको समर्पित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, ये सावित्री देवी को समर्पित मंत्र है या सवित देव की उपासना है। इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और समझने में से ईश्वर की प्राप्ति होती है। और भी बहुत सारी व्याख्या लिखी हुई है। और यहाँ याद रखिए, यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद के में उद्धृत हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र है। मतलब इसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। गायत्री एक छंद भी है जो 24 मात्राओं के संयोग से बना हुआ है। इसकी एक बात और, 3 बातें हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है, सवित या सावित्री देवी को समर्पित है और ऋग्वेद से है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। इतनी चीजें आप गायत्री मंत्र से अगर याद रखते हैं तो इस पर आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। अब वेदांगों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो वेदांग है शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, है ना। ये हमारे वेदांग है, पूरे 6 होते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। और इनकी क्रम की बात करें तो वेदांगों का क्रम चालू होता है शिक्षा से। तो शिक्षा के बाद छंद होते हैं, व्याकरण नहीं। तो ये आंसर होना चाहिए शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं हमारे। वेदों को समझने की चीजें हैं। भारतीय इतिहास में बड़ी चर्चा है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष में 6 वेदांग हैं। इनमें कल्प के कर्मकांडों का विवरण दिया जाता है और इनमें जन्म, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि और यज्ञ जैसी विषय इसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन से हैं? तो वैदिक देवताओं के नाम पूछे हैं। तो वैदिक देवता अग्नि, यम, इंद्र, शक्ति नहीं पूजी होती थी, वायु, कुबेर, सूर्य, शिव नहीं, अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य प्रकृति के देवता ही थे। तो ये सही आंसर होगा। अग्नि, इंद्र, वायु और सूर्य ये सब देवता बाद में आए हैं। कुबेर हो गया, ब्रह्मा हो गया और शिव हो गया, ये सब बाद में आए हैं उत्तर वैदिक काल में, है ना। ये भक्ति काल में आए हुए देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, चारों वेदों में से ज्ञात्मक वेद कौन है? तो सामवेद में सबसे पहले चर्चा है गाने की और सामवेद ही पहला ही गायत्मक वेद है। यहाँ पे सारी चीजें गीतात्मक रूप से लिखी गई हैं, है ना। सारे रसों के बारे में बताया गया है। और सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, तो सामवेद है।
जो संगीतमय हो, यज्ञ अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते थे। इनका नाम सामवेद इसलिए पड़ा कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही है, इसीलिए सामवेद है इसका सही आंसर। और सारी व्याख्या आप ई बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें कायदे से व्याख्या दी गई होगी या हार्ड कॉपी मंगा के। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था। देखिए चैत्य और विहारों का उपयोग जो होता था वो बौद्धों के लिए होता था, है ना। चैत्य में पूजा स्थल थे बौद्धों के और विहार उनके निवास स्थल थे। तो इसका सही आंसर होगा चैत्य गुफा निवास प्रार्थना एवं उपासना है। किस लिए होते थे? प्रार्थना और उपासना के लिए होते थे। और जो गुहा विहार थे वो उनके निवास स्थल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में ज्ञात्मक वेद कौन सा है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए राजस्थान पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सामवेद ज्ञात्मक है, अभी इस पे बात हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी व्याख्या भी यहाँ लिखी हुई है और व्याख्या यहाँ थोड़ा अलग ढंग से लिखी हुई गई है जिससे आपको और जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कबीर दास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कबीर भक्ति काल के एक क्या कहते हैं ज्ञान मार्गी जो शाखा है उसके कवि हैं। और इस ज्ञान मार्गी शाखा कवि के जो है उसमें भी ये किसके हैं? निर्गुण संप्रदाय के कवि हैं। और कबीर का जन्म अगर हम बात करें तो वो बनारस में ही हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर काशी में मरने से ही मोक्ष मिलता है तो मैं काशी में नहीं मरूंगा। और इन्होंने काशी में गंगा को पार करके मगहर एक जगह है, हालांकि है वो भी बनारस, अब बनारस इतना बड़ा हो गया है कि मगहर बनारस में ही घुस गया है ना। तो मगहर, उस समय काशी इतनी विस्तृत नहीं थी, तो मगहर में इनका समाधि स्थल है। पूरी व्याख्या इसमें लिखी भी होगी। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास लहर तारा काशी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में वाराणसी जनपद के मगहर नामक स्थान पर हुई थी। और मगहर जो है वाराणसी जनपद नहीं है लेकिन बनारस में, या उस समय काशी बोला जाता था, काशी में नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि मैं काशी के बाहर ही जाके मृत्यु को गले लगाऊंगा। सांची स्तूप किस एक नगर के पास स्थित है? सांची स्तूप बौद्धों से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारी बात हो चुकी है मौर्य काल से लेके सब। तो ये भोपाल के नजदीक होना चाहिए। देखिए सांची मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है, लेकिन विदिशा से ज्यादा दूर है जितना नजदीक भोपाल के। शहर की बात आएगी तो किस शहर के नजदीक है? भोपाल के। 9 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की ओर मध्य रेलवे के बीना तथा भोपाल जंक्शनों के बीच रायसेन जिले में स्थित है। अपने अप्रितम बौद्ध स्मारकों तथा पुरातत्व सामग्री के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो कला में आपसे पूछी जाती है वो है जनरल टेलर का नाम। जनरल टेलर ने सांची के स्मारकों की ओर जनता का ध्यान सर्वप्रथम आकृष्ट करवाया। तो जनरल टेलर याद रखिएगा। या क्वेश्चन कभी कभी आता है सांची के स्तूपों की खोज किसने की, सांची के स्तूपों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो वो आपका आंसर होगा जनरल टेलर। देखिए कला में इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। बाघ की गुफाएं किसने खोजी, मिर्जापुर की गुफाएं किसने खोजी, पल्लवरम को में सबसे पहले किसने खुदाई की, तो ये बहुत सारी चीजें, मोहनजोदड़ो किसने खोजा, तो इन सबके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे अगर कला के एग्जाम आपको देना है। ये देखिए BHU आर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? अब ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और पहली बार इन्होंने जो उपदेश दिया वो कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ये भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप और चखंडी स्तूप, ये दोनों जरूर याद रखिए। बुद्ध का मंदिर याद ही है सबको, धमेक स्तूप और चखंडी स्तूप, और चतुर्मुख सिंह वाला जो हमारा क्या है? लाट है हमारी देश की, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो भी यहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु में हुआ था। वो कपिलवस्तु आज भारत में नहीं है, वो कहाँ है? नेपाल में स्थित है। मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, लुम्बिनी के पास कपिलवस्तु। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम याद रखिए, शुद्धोधन था, शाक्यगण के मुखिया थे। माता महामाया कोलीय वंशी थी और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दे दिया। गृह त्याग को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमा, ये याद रखिए। फिर अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे, बहुत सारी व्याख्या इसमें लिखी है। यहाँ से उर्बोला बोध गया के
लिए प्रस्थान किया, कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले, उसके बाद वहां से गए और वहां धर्मचक्र परिवर्तन, ये सारी चीजें पूरी व्याख्या लिखी हुई है, आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 बीसी में। कब प्रारंभ हुआ? 58 बीसी में हुआ। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 बीसी से हुआ है। महावीर के निर्माण की तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है और तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि क्या हो गई? 527 माइनस 470 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों आज भी विक्रम संवत का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि विक्रम संवत बंगाल के अतिरिक्त पूरे भारत में आज भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक है? देखिए, ब्रह्मा के 4 मुख जो हैं वो वेदों के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? ज्ञान के प्रतीक हैं, वेदों के प्रतीक हैं। तो चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों के प्रतीक ब्रह्मा के मुख माने जाते हैं। कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल कौन से हैं? ये कुषाण काल के समय जो स्थल थे उसमें एक है कंकाली टीला मथुरा, एकदम सही है। भरहुत स्तूप, संघोल, पेशावर, ये सारी चीजें सही लग रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो हो रही है, कौन सी? भरहुत स्तूप जो है वो अलग स्तूप है, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है नो डाउट, लेकिन ये कुषाण काल से रिलेटेड नहीं है। तो ACD आंसर होगा इसका। भरहुत छोड़ सभी विशेषताएं कुषाण कालीन है। कुषाण कालीन सभ्यता जो कला थी 2 भागों में बांटी गई, एक मथुरा कला और एक गंधार कला। गंधार कला पूरी तरह से यूनानी कला से प्रभावित थी, रोम की कला से प्रभावित थी। मथुरा कला देशी कला थी और गंधार कला में आप देखते हैं केवल महात्मा बुद्ध के बारे में उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, जबकि मथुरा कला में भारतीय देवताओं और बुद्ध की भी मूर्तियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक के पोते दशरथ ने, इस पे बात हो चुकी है। अशोक के पोते दशरथ ने कहा? बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में दान किया। बादामी, गोपिका, सीतामढ़ी, लोमेश ऋषि। तो लोमेश ऋषि बात हुई है अभी कुछ देर पहले ही हुई है, तो इसका सही आंसर होगा गोपिका गुफा, लोमेश ऋषि। ये नागार्जुन पहाड़ी पर गोपिका गुफा का निर्माण अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था। नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं, वह्यक, गोपिका गुफा और वडविद गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। सोड़ भंडार गुफा में प्रवेश द्वार पर मेहराब है। कन्हेरी गुफा, इसमें बहुत सारी व्याख्या दी हुई है, लेकिन यहाँ पे अशोक के पोते दशरथ की हम बात कर रहे हैं, तो उसने बराबर की पहाड़ियों पे 2 पे कराया था। अभी हमने पीछे देखा भी था क्वेश्चन नंबर 1 पे। और यहाँ पे लोमेश ऋषि की गुफा ही पहली गुफा है ना। तो इन्होंने गोपिका गुफा दे रखी है, तो ये गोपिका गुफा नागार्जुन की पहाड़ियों पे है। नागार्जुन पहाड़ी पर जो गुफाओं का निर्माण हुआ है वो दशरथ ने कराया। अशोक और दशरथ ने जो बराबर की पहाड़ियों पे कराया था, वहां पे लोमेश गुफा थी, यहाँ पे क्या है? दशरथ ने जो करवाया है वो गोपिका गुफा है। नागार्जुन पहाड़ी आएगी तो इस पे गोपिका गुफा आ जाएगी, और लोमेश ऋषि बराबर पहाड़ियों पर है। कहाँ पे है? बराबर पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बराबर और नागार्जुन। देखिए अब वो क्वेश्चन आ गया मिलके, बराबर और नागार्जुन, उसमें यही कंफ्यूजन, अगर उन्होंने बराबर या नागार्जुन अलग अलग लिख दिया होता तो कोई समस्या नहीं आती। बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन पहाड़ी पर कितनी गुफाओं में नक्काशी हुई है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये 5 गुफाएं हैं। अब इनके विस्तृत देखिए, ये देखिए बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी पर 5 गुफाओं की नक्काशी हुई है। बराबर की पहाड़ी को पर्वतगिरी तथा गोरखगिरी भी कहा जाता है। यहाँ कल कुल 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, कर्ण चौपाल, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा तथा लोमेश ऋषि। अब देखिए आप पिछले क्वेश्चन से मिलाइए, लोमेश ऋषि की संरचना किसने की थी? रचना किसने की थी? दशरथ ने ही की थी, याद रखिए। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में दिया होता बराबर की पहाड़ी, तब लोमेश ऋषि होता। नागार्जुन की पहाड़ी दिया है, तब गोपिका गुफा हो रहा है। तो लोमेश ऋषि गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था, ठीक। और नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं, इन गुफाओं का निर्माण भी अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था। वह्यक गुफा, गोपिका गुफा और बटथीका गुफा, इन तीनों गुफाओं को दशरथ ने आजीविकों को दान दिया था और उनको भी आजीविकों के लिए बनवाया था। मौर्य काल में बराबर की पहाड़ियों को खलितक पर्वत
कहा जाता है। तो इसीलिए व्याख्या दे दी गई है, आप कंफ्यूजन मत होइए। ये जो हम लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन था इसको ध्यान से देखिए, इसमें इन्होंने गलती क्या की है कि पहाड़ी का नाम नहीं दिया है, बराबर की पहाड़ी कि नागार्जुन की पहाड़ी। तो अगर आप बराबर की मानेंगे तो गोपिका मार देंगे, लोमेश ऋषि मार देंगे, और नागार्जुन की मारेंगे तो गोपिका मार देंगे। इसी आधार पे बच्चे क्या करते हैं, क्लेम करते हैं आयोग पे कि उन्होंने सही से क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे आंसर गोपिका और लोमेश दोनों सही है। गोपिका और लोमेश दोनों सही है, दोनों की रचना दशरथ ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हो गया 5 पे चित्रकारी है। इन्हें सही काला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काल अनुक्रमिक क्रम में लोमेश ऋषि, भाजाकली, खड्गगिरी, भाजाकली, रोमेश ऋषि, खड्गगिरी, खड्गगिरी, लोमेशगिरी, भाजाकली। तो ये जो क्रम मिलाने के दिया है, अगर आपको मालूम हो कि लोमेश ऋषि जो है वो मौर्य काल की है, कहाँ की है, मौर्य काल की है, तो लोमेश ऋषि इसमें भी बता दिया है। उसके बाद भाजा जो है वो शुंग काल से रिलेटेड है, भाजा मौर्य के बाद की है, तो भाजा भाजा इसका सही आंसर, लोमेश, भाजा और फिर खड़गिरी। देखिए काला अनुसार लोमेश ऋषि, भाजाकली और खड़गिरी है बराबर, और नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविका संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए अशोक के पुत्र दशरथ ने सुदामा गुहा तथा लोमेश ऋषि गुफा का निर्माण कराया। पहली शताब्दी की गुफा कौन सी है, भाजा गुफा है ना, और काली गुफा सातवाहन से संबंधित है। उदयगिरी तथा खंडगिरी गुफाएं शुंग काल की है। तो इनका सही क्रम जो होगा वो क्रम होगा लोमेश ऋषि, भाजाकली और खड़गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 68। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष कहाँ से संबंधित है। तो इस पे कल भी बहुत सारी बात हुई थी, मौर्य कला पे जब बात हुई थी कि ये पटना में कहाँ पे है, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिलती है, पटना से मिलती है। तो किससे है, मौर्य काल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मौर्य काल से रिलेटेड है। पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं, तो इसमें बहुत सारी बात हमारी हो चुकी है, इस पे अब ज्यादा बात नहीं करेंगे। पशु आकृति वाली मोहरे की बात होगी तो वो हमेशा क्या आएगा, मोहनजोदड़ो। क्या आएगा सही आंसर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसकी व्याख्या हालांकि यहाँ लिखी हुई है। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे प्रभाव माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है। भारतीय कुछ इतिहासकार हैं जो प्रभाव नहीं मानते हैं, जबकि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं ईरानी सभ्यता से ये प्रभावित थी, ईरान की सभ्यता का इसमें बहुत ज्यादा असर था। तो ईरान है इसका सही आंसर। इन्होंने जो कमल बना हुआ है, घंटी बने हुए, मेहराब वाले जो क्या कहते हैं खंबे बने हुए हैं, उन खंबों में ईरान की सभ्यता से इसको प्रभावित माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, यक्षिणियों की हैं, राजाओं की हैं, पक्षियों की हैं, पशुओं की हैं। तो नॉर्मल सारनाथ का ही आप देख लीजिए, क्या है, शेर है, तो क्या है, पशु है। तो पशुओं की, नंदनगढ़ वाले में बैल है, तो सबसे अधिक क्या है, पशुओं की आकृति है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है, जबकि ईरानी स्तंभ पर मानव आकृति है। ये डिफरेंस है जो बताता है कि ईरानी सभ्यता से प्रेरित नहीं था। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे, तो वो कौन सा राज्य था, कलिंग था। कलिंग इस समय तत्कालीन में कहाँ है, उत्कल प्रदेश या उड़ीसा में। कहाँ है, उत्कल प्रदेश या उड़ीसा में है। 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक के किस बौद्ध संगति का आयोजन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया, तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। इसके अध्यक्ष और कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की, मोगलीपुत्र तिस्स ने की। इसमें स्थिवर संप्रदाय का ही बोलबाला था। मोगलीपुत्र तिस्स ने महासांगिक मतों का खंडन करते हुए अपने सिद्धांतों को ही बौद्ध के मौलिक सिद्धांत घोषित किए। तीसरी संगति से एक इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए, संस्कृत का उपयोग भी सबसे पहले तीसरी बौद्ध संगति से ही चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी, तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी, हालांकि और भी बहुत सारी राजधानियां थी, लाहौर से लेके स्वर्णगिरी तक, लेकिन इंपॉर्टेंट राजधानी जो मेन राजधानी थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। यहीं पे तृतीय बौद्ध संगति हुई। अशोक कालीन शिलालेख को पढ़ने में प्रथम सफलता जिसको मिली वो थे कौन, जेम्स प्रिसप। पहली
जिनको मिली वो कौन से? जेम्स प्रिसप इसका सही आंसर होगा। ये देखिए, सर्वप्रथम 1827 ईस्वी में जेम्स प्रिसप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों को देवनापिय, किसकी पहचान की? देवनापिय की पहचान की अशोक के, किंतु उन्होंने लेखों में देवनापिय, अशोक का नाम क्या खोजा? देवनापिय, और सिंघल के राजा तिस से इसकी तुलना कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुसूतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि किसके लिए प्रयुक्त हुई है? अशोक के लिए हुई है। अशोक के स्तंभ किससे बने हुए हैं? चुनार सैंडस्टोन से बने हैं। इस पे बहुत बात हो चुकी है मौर्य ऐतिहासिक कला में। सारे स्तंभ चुनार के सैंडस्टोन से बने हैं। सांची और भरूच स्तूप किस काल के हैं? तो किस काल के हैं सांची और भरूच? शुंग काल के हैं। किसके हैं? शुंग काल के हैं। देखिए, मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिनमें सांची का स्तूप एवं भरूच का स्तूप अति प्रसिद्ध है, लेकिन ये स्तूप लकड़ी और मीट से बने होने के कारण अपने मूल अवस्था में न रह सके। इस वजह से जिनका शुंग शासकों से समय पुनः जीर्णोद्धार करके इन्हें सुरक्षित किया गया, ईंटों का और पत्थरों का उपयोग किया गया। इसी वजह से इनको शुंग काल का माना जाता है। अशोक के किस अभिलेख पे मयूर की आकृति है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयूर की आकृति नंदनगढ़ में है। अशोक के द्वारा निर्मित करवाए गए लोरिया नंदनगढ़ नामक स्तंभ पर अभिलेख पर हमें मयूर की आकृति का अंकन मिलता है, किंतु विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों पर मुख्य रूप से हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की आकृति हमें प्राप्त होती है। मयूर की कहाँ होती है? लोरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई। बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध देख लीजिए, महात्मा बुद्ध एक पहला मानव है जिसकी मूर्ति बना के पूजा की गई। पहला मानव कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध करते रहे, लेकिन कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा स्टार्ट हो गई। तो कुषाण काल या कनिष्क काल होगा इसका सही आंसर। मथुरा कला और गंधार कला दोनों में कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियां बनी। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? भारत, श्रीलंका, जावा और अफगानिस्तान। तो सबसे बड़ा स्तूप जो है वो जावा में है। जावा का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे बड़ा तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने कराया था। ये कहाँ है? जावा में है, भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ये है, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो सबसे पुरानी लिपि भारत की लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ये कुटिल लिपि, शारदा लिपि और देवनागरी लिपि ये तो बहुत बाद में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ पर लिखी गई सबसे अधिक, हालांकि अशोक के स्तंभ पे ब्राह्मिक, अरमाइक, खरोष्टी सभी लिपि लिखी गई है, लेकिन अधिकता की बात करेंगे तो वो क्या है? ब्राह्मी लिखी है। वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है, जिसको 1937 में सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। वो यहाँ पे उन्होंने अशोक को देवनापिय से तुलना कर दी थी, जो श्रीलंका का राजा तिस था। बाद में दीपवंश और महावंश में देखा गया देवनापिय किसके लिए यूज हो रहा है? अशोक के लिए। चैत्य को क्या कहा जाता है? अभी इसमें बात हो चुकी है। बौद्धों का जो पूजा स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। बिहार उनके रहने की जगह है। चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध थे? तो चाणक्य सब जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध थे? अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित थे। नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा इन्होंने ही बनाया था। इनका नाम कौटिल्य भी था। बौद्ध भिक्षु किस में रहते हैं? तो यह भी मैंने बताया, चैत्य पूजा स्थल है और विहार उनके रहने का स्थल है। तो बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे? विहारों में रहते थे, जो पत्थरों को काट के, पहाड़ों को काट कर छोटी छोटी गुफाएं, कमरेनुमा गुफाएं बनाई जाती थी, उसी में रहते थे, विहारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं? सांची की साल भंजिका जो आकृतियां हैं वो आंध्र काल, गुप्त काल, सिंधु काल, चंदेल काल नहीं, न गुप्त काल की है। सिंधु घाटी में तो ऐसा मिला नहीं है। चंदेलों का इससे कोई मतलब है ही नहीं है। ये तो मध्यकाल है, तो आंध्र काल है। क्या है? आंध्र काल या सातवाहन काल है।
सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेनगंज जिले में स्थित है। सांची संपूर्ण विश्व में अपने स्तूप एवं स्तंभ के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित कला के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं, जिनमें आंध्र सातवाहन कालीन मूर्ति सालभंजिका यक्षी, क्या सातवाहन या आंध्रों से संबंधित मूर्ति है सालभंजिका यक्षी की। सांची को जाना जाता है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, हीरे की खान के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए। इस पर इतनी सारी बात हो चुकी है, इसकी व्याख्या भी यहाँ लिखी हुई है। अशोक के समय इसका निर्माण हुआ, पुनरुद्धार बाद में हुआ सांची और भरूच का। शुंगों के समय इंडिका नामक पुस्तक मौर्य काल में लिखी गई। मौर्य काल में मेगास्थनीज भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, उसी ने पुस्तक लिखी इंडिका, तो ये मौर्य काल में है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा इसकी रचना की गई। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम इसका क्या है? कसैया है। क्या है? उत्तर प्रदेश में है ये कुशीनगर, इसको आधुनिक में कसैया नाम से जाना जाता है। महान परिनिर्वाण या महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? शुंग काल, मेनली शुंग काल पूछा है, तो शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब पढ़ा गया? तो शुंग काल का समय जो है 184 से 172 ईसा पूर्व, सही आंसर होगा। शुंग स्कूल ऑफ आर्ट या शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और शुंग वंश में स्तूपों इत्यादि के निर्माण में प्रगति हुई, तो इसका समय 184 ईसा पूर्व है। देखिए स्तूप प्रतीक है, ये टीजीटी 2005 में आया क्वेश्चन है। समाधि का, चैत्य का, विहार का, महापरिनिर्वाण का, तो समाधि का, किसका है? समाधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सारनाथ स्तंभ पर किस पक्षी की आकृति नहीं है? किस पशु की आकृति नहीं है? तो पशु में मृग, अश्व, सांड है ही है, यह हिरन था, गाय नहीं है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और इस पे काफी बात भी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सारनाथ पिलर कब बना? कब बना सारनाथ पिलर? मौर्यों के समय बना, तो मौर्यों के समय, अशोक के समय कौन सा समय था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। कब बना? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोका पिलर जो लोरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई बताएं। अब ये रटने वाली चीजें हैं, टीजीटी 2004 में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हर ही जगह एग्जाम में पूछ ले रहे हैं आजकल, जिससे बच्चे देखा जाए कि कितनी गहराई से पढ़े हैं। तो इसका सही आंसर है 9.7 मीटर। जैसे मोहनजोदड़ो का जो स्नान घर है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई पूछ लेते हैं, उसी तरह ये पूछ लिया गया। जैसे मोहनजोदड़ो में पाई गई नर्तकी की ऊंचाई पूछी है, उसी तरह इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं और याद रखने हैं। 26 इंच है या 9.7 मीटर है, इस तरह से भी पूछेगा। सांची के स्तूप हैं, फिर ये आसान सा क्वेश्चन है। आकार में आयताकार है, आकार में अर्धवृत्ताकार है, डोम के आकार के होते हैं, इस तरह की संरचनाएं होती हैं। अगला है, सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु उत्कीर्ण है, और वो कौन कौन से हैं? वृषभ, घोड़ा, गाय, गाय नहीं है, हटाइए। वृषभ, महिष, घोड़ा, गाय, वृषभ, घोड़ा, शेर, हाथी, तो घोड़ा भी नहीं है, तो क्या होगा? वृषभ, घोड़ा, शेर और हाथी, ये सारी चीजें हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपटन या मृगदौ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का उपदेश दिया, 5 भिक्षुओं को दिया था। और सारनाथ के स्तंभ चौकी पर 4 पशु 4 दिशाओं के प्रतीक। गज मतलब हाथी पूर्व दिशा का प्रतीक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। वृषभ पश्चिम दिशा का, और सिंह उत्तर दिशा का, और अश्व दक्षिण दिशा का। 4 है, तो अश्व दक्षिण से है, सिंह उत्तर से है, पूर्व से गज है, और वृषभ पश्चिम से है। अगला है, मूर्तियों पे उपदार पालिश किस काल की विशेषता थी? ये तो हमारी जो विशेषता थी पालिश की, वो मौर्य काल में। पालिश की विशेषता हमको कहाँ मिलती है? मौर्य काल में मिलती है। बलुआ पत्थर जो चुनार में यूज होता था, उसमें पॉलिश भी की जाती थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम से बनी है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय बनाई गई जो लाट है, वो किस माध्यम से मिली है, कहाँ मिली है? यह है दिल्ली के कुतुब मीनार के बगल में स्थित है। लोह स्तंभ जो है वो लोहे का है। इसकी खासियत है कि इसमें लोहा में ऐसी धातुएं मिक्स करके बनाई गई हैं कि आज भी साइंटिस्ट परेशान है कि ये धूप
बरसात में ऐसी खड़ा रहता है, इसके ऊपर कोई छत्र छाया नहीं है और ये इतने साल पुराना है लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा और ये खराब नहीं हुआ। जबकि आप देखते हैं लोहे की चीजें कितनी जल्दी खराब होती हैं, ये आज तक उसी तरह बरकरार है। जबकि कब बना हुआ है? मौर्य काल में 300 शताब्दी ईसा पूर्व का बना हुआ लोह स्तंभ आज भी खड़ा हुआ है। लोह माध्यम में बना हुआ है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय गुप्त राजवंश का राजा समुद्रगुप्त का पुत्र, ये सब व्याख्या उसकी लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? तो अमरावती का स्तूप जो है वो कृष्णा नदी, सहायक प्रवरा नदी के किनारे, तो कृष्णा नदी ही सही आंसर होगा, है ना। गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच एक नदी के किनारे स्थित है, प्रधान केंद्र अमरावती है। तो इसमें मेन नदी दिया है, तो मेन नदी गोदावरी और कृष्णा के बीच में है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो इसमें बहुत सारी बातें हो गई हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ अशोक के शासनकाल में निर्मित हुआ। इसमें 4 सिंह बने हुए हैं जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, 4 जानवर बने हुए हैं, वृषभ बना हुआ है, सिंह बना हुआ है, गज बना हुआ है, तो ये सारे बने हुए हैं इस पे, और घोड़ा। तो ये सब अशोक के समय या चंद्रगुप्त मौर्य। सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो अशोक के समय है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं है, है ना, क्योंकि उसमें न चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है न अशोक का नाम है। तो इसलिए इसको अशोक का इसलिए माना जाता है क्योंकि अशोक के ही लेख सारे जगह मिले हुए हैं। यहाँ पे कोई भी प्रमाण इस तरह का नहीं है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य का है। आप आंसर आए तो अशोक ही मारिएगा। व्याख्या देख लीजिए, सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्य काल में अशोक द्वारा निर्मित कराया गया। देखिए इसका गलत आंसर दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, क्या होगा? अशोक होगा। ठीक है, वाईसीटी पब्लिकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद पांडे आपको प्रावधिक कला में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था। प्रावधिक कला में आए हुए क्वेश्चनों में अगर हम बात करें तो इस समय हम लोग आ गए हैं भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ई बुक से आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। ये ई बुक आपको व्याख्या के साथ उपलब्ध है वाईसीटी ऐप पर। आप वहां से इसको ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसकी हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। आप देखिए, मैंने आपको दिखाया भी है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं हर एक जगह से आते हैं। जैसे ये राजस्थान से आया हुआ है, हिमाचल में आर्ट का क्वेश्चन, कहीं भी यूपी में, कहीं भी किसी भी स्टेट में जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें अगर प्रावधिक कला से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं तो सारे क्वेश्चन यहाँ डाल दिए गए हैं। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमने हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चनों को व्याख्या समेत वाईसीटी की बुक से पढ़ लिया तो ये जाने रहिए कला के कहीं भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आने। अभी तो आगे टॉपिक आएगा, अभी तो शुरुआती टॉपिक है जहां से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। अभी आगे टॉपिक जब आने चालू होगा, मुगल कला आएगी, दिल्ली सल्तनत की कला से रिलेटेड आएगा, राजपूतों की कला आएगी, राजस्थानी कला जब आएगी, हिमाचल की कला आएगी, मेरठ की कला आएगी, सॉरी क्या कहते हैं, कलकत्ता वाली कला जब आएगी, पटना कला चित्रकला, उसके बाद आधुनिक चित्रकला जो आएगी, यूरोप की चित्रकला आएगी। देखेंगे आप हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। और जिन क्वेश्चनों को आपको बहुत टफ लगता है कि यूरोप की चित्रकला है तो इसको कैसे पढ़ेंगे और चीजें कैसे पढ़ेंगे, सब यहाँ आपको, अगर आप इसको साथ में जुड़े रहते हैं, व्याख्या के साथ सारी चीजें देखते रहते हैं, तो आपका डर हमेशा के लिए प्रावधिक कला से समाप्त हो जाएगा और सफलता निश्चित आपको मिलेगी। हम लोगों का उद्देश्य है आपको अधिक से अधिक सफल बनाना। कम मेहनत में सफलता अर्जित करने का ये आसान सा तरीका है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है चामर ग्राहणी शिल्प। चामर ग्राहणी शिल्प यक्ष यक्षिणियों का शिल्प था और ये मौर्य कला से रिलेटेड है। आप जानते हैं, इस पे बात भी हो चुकी है। देखिए राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये लगता होगा कि सर कई रिपीटेड क्वेश्चन बार बार बताते हैं। मैं रिपीटेड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ये इसलिए नहीं कि मैंने रिपीट किए, ये एग्जाम में रिपीट हुए, मैंने बनाए नहीं है क्वेश्चन। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और हमने हर वर्ष के क्वेश्चन रखे हैं, इस वजह से रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रखते हैं। तो आप ये मत सोचिए सर रिपीटेड क्वेश्चन बार बार क्यों कराते हैं। ये एग्जाम में रिपीटेड है, इससे समझिए कितने इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से पढ़िए जिससे आने वाले एग्जाम में आपकी गलती ना हो। पटना शहर में दीदारगंज में प्राप्त चामर छाणी यक्षी प्रतिमा जिस पर मौर्य शैली की चमक है, कहाँ सुरक्षित है? देखिए व्याख्या में एक इंपॉर्टेंट बात, पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। मौर्य युगीन चमकदार पॉलिश वाली एवं दीदारगंज से प्राप्त बलुए पत्थर की आदमकद, बलुए पत्थर की है। आदमकद मतलब लगभग 5 साढ़े 5 फुट की है।
चामरध्राणी यक्षी प्रतिमा उपरोक्त सभी यक्षी प्रतिमाओं में सुंदर, सजीव और नारी सौंदर्य का उत्कृष्टम रूप प्रस्तुत करती है। बेसनगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षी प्रतिमा जिसका स्थानीय नाम तेलीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है, ये भी याद रखिए। ये आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो किसी दिन पूछ लेगा। देखिए व्याख्या में यही खासियत है, जब आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, अगल बगल के रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कायदे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कुछ दिन में मैं लाइव पढ़ाने लगूंगा तो आप लोग आया करिए और आंसर दिया करिए, आया करिए और आंसर दिया करिए। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जब लाइव हो जाऊंगा तो आपको बहुत आसानी रहेगी, मेरे साथ आप आंसर देंगे और चीजों को समझ लेंगे। आप क्वेश्चन भी पूछेंगे तो मैं उनके आंसर भी आपको देता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। कनिंघम ने भरूच के स्तूपों का संबंध किस युग से मांगा है? तो कनिंघम महोदय जो हमारे पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने भरूच स्तंभों का संबंध मौर्य काल से माना है और इन्होंने बताया इसमें और भी चीजें बाद में शुंगों ने परिवर्तन किया, सातवाहनों ने परिवर्तन किया, लेकिन इनका मूल जो है वो क्या है, मौर्य काल है। हालांकि उस समय इनका निर्माण जो हुआ था लकड़ी और अन्य चीजों से हुआ था, कच्चे पदार्थों से हुआ था। 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम यहाँ एक बड़े बौद्ध स्तूप का अंकन पाया गया और उस पर जनता का ध्यान आकृष्ट कराया। स्तूप के टीले में कनिंघम को मौर्यकालीन ईंटें प्राप्त हुई। इससे यह ज्ञात होता है कि स्तूप मौर्य काल से ही विद्यमान था। आगे देखिए, और शुंग काल में इसका विकास एवं विस्तार और साज सज्जा हुई है। भरूच स्तूप सिंगों के शासन काल में निर्मित शुंग काल के मूर्ति कला का दूसरा केंद्र, महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भरूच का स्तंभ अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना हुआ था, किंतु बाद में शुंगों द्वारा ईंट की जगह पत्थर तोरण दौड़ कराया गया। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तोरण दौड़ पहली बार किसने लगा? शुंगों ने लगवाया। किस पे लगाया? ये देखिए, पूरी व्याख्या हर एक क्वेश्चन की इसी तरह से दी गई है और ये क्वेश्चन आप देखिए एमपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की लाट में शेरों के कितने मुखों का अंकन है? तो सारनाथ में जो लाट मिली है उसमें चारों तरफ सिंह बने हुए हैं, तो 4 सिंह है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या मैं नहीं पढ़ूंगा, ये कई बार हो चुका है आपका। ऐसे क्वेश्चन जिसकी व्याख्या जरूरी है वो मैं पढ़ दूंगा और आप और सबकी व्याख्या ई बुक से देख सकते हैं। सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम क्या है? तो सारनाथ में अभी बहुत सारी बात हुई, महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया। उनकी जो प्रमुख मूर्तियां हैं वो है विशाल बोधिसत्व और धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन, धर्म का जब पहली बार उपदेश दिया तो विशाल बोधिसत्व और धर्मचक्र परिवर्तन। तो सारनाथ काशी से या वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। यह प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था। इसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से दिया जाता है। यह विशाल बोधिसत्व और धर्मचक्र परिवर्तन, बुद्ध की 2 प्रसिद्ध मूर्तियां यहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धर्मराजिका स्तूप किस सम्राट द्वारा बनाया गया है? तो धर्मराजिका स्तूप जो है वो भी अशोक के द्वारा बनाया गया है। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। धर्मराजिका एक विशाल बौद्ध स्तूप है जो तक्षशिला क्षेत्र में स्थित है। ये देखिए इंपॉर्टेंट, कहाँ पे स्थित है? तक्षशिला में उपस्थित है। इसका निर्माण अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। इस स्थल के 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। स्थल के दक्षिण में स्तूप है तथा उसके उत्तर में मठ है, रहने की व्यवस्था है। देखिए राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि धर्मराजिका स्तूप कहाँ स्थित है? तक्षशिला में स्थित है। और इसकी रचना किसने, इसकी संरचना बनवाई थी किसने? इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। बिहार में बनी बैठक को क्या कहते हैं? देखो बिहार जो था आश्रय स्थल थे, बौद्धिस्ट उसमें बैठते थे और चैत्य पूजा स्थल थे और उसमें जो बैठने की जगह थी उसको बोला जाता था प्रत्युपस्थान शाला। ये पाली शब्द का वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है बैठने की जगह, प्रत्युपस्थान शाला बोला जाता था। नेक्स्ट, सारनाथ के स्तंभ की चौकी पर प्राप्त कौन से 4 जानवरों की आकृतियां उत्कीर्ण क्रम अनुसार बताइए? तो देखिए इसको मैंने कई बार बताया है, फिर बता दे रहा हूं। बैल, घोड़ा, शेर, हाथी, 4 चीजें हैं, ये याद रखिए। इस पर बहुत व्याख्या हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस ड्राइंग में पूछा गया है, सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया है वह कहाँ स्थित है? आप बताइए। आप खुद इसका, अभी आप ऑनलाइन होते तो इसका आंसर खुद बता सकते थे। सारनाथ में है। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। ये देखिए 2015 में आया है
अभी देखेंगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए होंगे। लाट व परगहा किसके अंग हैं? लाट व परगहा जो है अशोक के स्तंभ के हैं, अशोक के स्तंभ के मौर्यकालीन स्तंभों के भाग हैं। अशोककालीन स्तंभ मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन स्तंभों पर अशोक ने अपने उदार विचार अंकित कराए हैं। ये स्तंभ चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं जो लगभग 35 से 50 फुट ऊंचाई के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, किससे बने हुए हैं? चुनार के लाल पत्थर से। ठीक है, केवल 2 भागों में ही इनका निर्माण किया गया है, लाट और परगता। परगहा के 5 भाग किए जा सकते हैं, जैसे चौकी, कंठा, बैठकी, मेखला, शीर्ष। ये ऊपर का भाग है जो सजाया गया है ये, और नीचे प्रस्तर शिला है जिस पे लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी अगर समझिए तो ये इस तरह की लाट है, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? लाट। इस पे लेख लिखा हुआ है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है इस पे कमल जैसा ऐसा मोड़ा गया है, कमल के पत्तियों जैसा आकार है। फिर ये है, फिर छत्रक है, और इस तरह से छत्रक बनाया गया है। 5 भाग है। कंठा है ना, देखिए ये भी याद रखिए, चौकी, कंठा, बैठकी, मेखला, शीश। और चौकी जो है ये कमल के आकार की है। किसके आकार की है? कमल के आकार की है। इसी वजह से इसको ईरानी सभ्यता से प्रेरित माना जाता है। ठीक है, लेकिन वहां ईरान में क्या हुआ है, ये जो चीजें हैं वो किसकी हैं? वो मनुष्य बैठा हुआ है, यहाँ पे जानवर बैठे हुए हैं। मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओप चढ़ाना किसी युग की विशेषता है। तो मौर्य काल की व्यवस्था, यहाँ पे एक पॉलिश की जाती थी, जो क्या कहते हैं, चुनार से बलुआ पत्थर मिलता था लाल वाला, उसमें पॉलिश की जाती थी। तो ये मौर्य कला की विशेषता, औबदार पॉलिश की जाती थी, ये मौर्य कला की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारनाथ के सिंह शीर्ष से बहुस्तरीय अर्थ निकलते हैं। बिल्कुल सही, सिंह शीर्ष धम और शंख के प्रतीक है, और लाक्षणिक रूप से शाक्य मुनि एवं अशोक दोनों के चक्रवर्ती रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। ये यार दोनों सही है, और एकदम इसकी व्याख्या भी कर रहा है, एकदम सही बात है। इसकी क्या कहते हैं, ये व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। देखिए, मूल स्वरूप इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए खड़े हैं। इनके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 बने हुए हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। परिवर्तन हो रहा है, धर्म चक्र परिवर्तन। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे कमल के रूप में है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। राष्ट्र के प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक का सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। और इस समय जो क्या कहते हैं, भारत की नई संसद का निर्माण हो रहा है और सचिवालय का निर्माण हो रहा है, वहां भी ये सिंह बनाया गया है, ये लाट बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुमिलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीजें सुमिलित कीजिए। तो सुमेलित जो करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें, डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली हुई है, कहाँ स्थित है, ये बात हुई। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ये पहले भी बात हो चुकी है। तो इसमें सुमेलित करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इसको ऐसे करके व्याख्या देख लीजिए तो समझ में आएगा। डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति सिटी संग्रहालय बर्किंघम में है। और परखम यक्ष जो है पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में है। और रिवर गार्डेस गंगा बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये याद रखिए कौन किस संग्रहालय में मूर्तियां रखी गई हैं। अंग्रेज जो अच्छी मूर्तियां थी उनको अपने साथ उठा ले गए, उनको अपने साथ उठा ले गए और रख लिए। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? ये बहुत बार बात हो चुकी है, चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। उस समय की जितनी प्रस्तर हैं वो सब चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया है? तो सांची में स्तूप है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सांची में बौद्ध धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित करता है। सांची में कुल 3 स्तूप हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जिसमें एक बड़ा है तथा 2 छोटे स्तूप हैं। बड़े स्तूप को महास्तूप कहते हैं, जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। सांची स्तूप के निर्माण में लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस स्तूप के आधार का अर्धव्यास 120 तथा ऊंचाई 54 फुट है, काफी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्या। ये भी देखिए राजस्थान ड्राइंग में आया है। लाट और परगहा किसके भाग है? अभी बात हो गई है स्तंभ की, अब इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में बनी है? ये राजस्थान में पूछा गया है। ये दिल्ली के कुतुब मीनार के बगल में है, और ये
लोहे से बनी हुई है। इतिहास में एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा लेख है जहां पे बाहलिकों का उल्लेख किया गया है। बाहलिकों का उल्लेख केवल एकमात्र जगह किया गया है इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की लाट में, जो लोहे की है, स्तंभ बना हुआ है लोहे का और आज तक बिना मूर्छा लगे हुए खड़ा हुआ है, 1500 साल पुराना है तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अमरावती स्तूप या अमरावती का पुराना नाम जो है धान्य कटक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसकी खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी ने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरावती स्तूप 13वीं शताब्दी तक अपने स्थान पर सुरक्षित रहा। इसकी ऊंचाई समथिंग ये है, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? कर्नल मैकेंजी ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण है और ये कई बार बताया जा चुका है। हाथी है, सिंह है, अश्व है और वृषभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूर्तियों पे उबदार पॉलिश। देखिए फिर राजस्थान पीसेस में 2013 में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। मौर्य काल में होता था, तो मौर्य काल इसका सही आंसर क्या है? मौर्य काल। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो रिपीटेड का मतलब ये नहीं कि हमने जान के रिपीट किया है, एग्जाम में आए हुए हैं, इस वजह से हमने बार बार इसको डाला है, क्योंकि क्रम अनुसार हर एक पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको डाले हैं। वो 2013 में, कभी 2012 में आया है। तो अशोक कालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ है? तो कौशाम्बी, रामपुरवा, सारनाथ, लोरिया, नंदनगढ़ स्तंभ। तो कौन सा है? सारनाथ स्तंभ है, यहीं पे सिंह बने हुए हैं। नोरिया नंदनगढ़ में तो वृषभ बना हुआ है ऊपर। सही क्रम चुनिए, सही क्रम चुनिए। देखिए 2013 में फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सबसे सही क्रम अगर हम बात करें, मौर्य, कुषाण, प्रतिहार, गुप्त, फिर मौर्य, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, ये, और मौर्य, गुप्त, कुषाण, प्रतिहार। तो इसमें सबसे पुराना जो है वो कौन सा है? आपका मौर्य काल है, फिर कुषाण काल है, फिर गुप्त काल है और लास्ट में प्रतिहार। प्रतिहार तो क्या कहते हैं, 8वीं से 11वीं शताब्दी में आते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है इतिहास की, अगर आपको हल्की सी भी जानकारी है तो आप सही कर लेंगे। अशोक स्तंभ किससे बने थे? चुनार सैंडस्टोन से बने थे, एकदम सही बात है ना। और यहाँ पे देखिए अब इस क्वेश्चन में BHUR में पूछा गया है, रेड सैंडस्टोन भी दे रखा है और चुनार सैंडस्टोन भी दे रखा है। तो रेड सैंडस्टोन पूरे भारत में पाए जाते हैं, राजस्थान में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली अशोक के स्तंभ है, तो चुनार सैंडस्टोन इसका सही आंसर होना चाहिए। ये गलत आंसर है, क्योंकि पूछा गया है कौन सा स्टोन? अशोक का स्तंभ। अशोक स्तंभ हमेशा चुनार सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन है वो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन अशोक के स्तंभ की बात करेंगे तो चुनार सैंडस्टोन इसका सही आंसर होगा, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है। देखिए BHUR 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी वो राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन था ये, इसीलिए अशोक लायन, कैपिटल सारनाथ। सही आंसर क्या होगा? अशोक लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक स्तंभ किससे बने थे? BHUR 2010 में पूछा गया है। देखिए सही आंसर इसका क्या होगा? चुनार सैंडस्टोन। देखिए एक जगह चुनार और एक जगह रेड सैंडस्टोन, तो सही क्या होगा? चुनार सैंडस्टोन। पिछले क्वेश्चन में आयोग ने दूसरा माना था, इसमें दूसरा, लेकिन सही आंसर चुनार रेड स्टोन। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहां पर है? अशोक स्तंभ के शीर्ष जो है वो, ये देखिए BHUR 2010 में पूछा गया है। तो क्या किया जाए, बार बार रिपीट हो रहा है, आपको लग रहा होगा सर रिपीटेड क्वेश्चन बार बार करा रहा है, लेकिन ये 2010 में है, डेट जरूर देख लिया करिए, बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ये BHUR 2012 में पूछा गया है। तो अगर लिपि की बात करेंगे तो संसार की सबसे पुरानी लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो इसको पढ़ा था जेम्स प्रिसप ने, और मैंने बताया भी था इन्होंने इसकी तुलना कर ली थी श्रीलंका के राजा तिस्स से। बाद में पता चला कि जब देवनापिय शब्द जो है वो यूज किया जाता था अशोक के लिए, दीपवंश और महावंश से पता चला, तब जाके इन्होंने, तो इसको सबसे पहले जेम्स प्रिसप ने पढ़ा। मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बैल कैपिटल किसके बीच में है? मौर्य काल में निर्मित कहां पे रखा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पे रखा गया है? तो आइए
इंडिया संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय, भारत कला संग्रहालय। तो ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में वृषभ रखा हुआ है। तो याद रखिए, मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके बीच में है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? ये चली गई विदेश, बर्मिंघम म्यूजियम। इसको अंग्रेज अपने साथ उठा ले गए, ये बड़ी मूर्ति थी। देखिए, गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा आज बर्मिंघम म्यूजियम में रखी गई है। इस मूर्ति का निर्माण 500 से 700 ईस्वी तक माना जाता है। ये 500 किलोग्राम से अधिक है और 2.3 मीटर ऊंची है। इतनी बड़ी मूर्ति अंग्रेज कहाँ छोड़ते? वो ले गए बर्मिंघम में रख लिए, महारानी विक्टोरिया के संग्रहालय में। जैसे कोहिनूर ले गए तो इसको कैसे छोड़ते? इसको भी ले गए। आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी चीजें हैं सब उठा ले गए अंग्रेज अपने साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें आपस में मिलाइए। गुप्त काल वास्तुकला की सुनहरी युग, एकदम सही है। शाहजहां काल कला का सुनहरी युग। बीबी दोषी कुत्ते के साथ महिला, राम किक्कर बैज वास्तुकला। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं तो इसको बोर्ड पे सॉल्व कराने में दिक्कत होती है। आप यहाँ देख लीजिए, गुप्त काल ये हो गया, कला का सुनहरी युग हो गया, शाहजहां काल वास्तुकला का ही है। ताजमहल इसी में बना हुआ है, लाल किला इसी में बना हुआ है, जामा मस्जिद इसी में बनी हुई है। बीबी दोषी वास्तुकार थे और राम विस्कर बैज कुत्ते के साथ महिला का पिक्चर बनाने वाली मूर्तिकार थे। उसके साथ शंको चौधरी ने महात्मा गांधी की काष्ठ मूर्ति बनाई है। तैयब मेहता ने ब्लू डायग्रल सीरीज बनाई है। धीरेन्द्र देव वर्मन ने एट ए टेम्पल इन वाली वैली बनाई है। वाली नहीं है, क्या है? वैली है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए कि अब आपकी कला से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी आने लगे। अभी तक इतिहास आपको लग रहा था कि आप इतिहास सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रश्नों में आप आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्नों का स्तर हार्ड होता जाएगा और कला से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी गुफाकालीन चित्रकला जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि इतिहास से ज्यादा हमको पढ़ना है, गुफाओं के बारे में ढंग से जानना है। क्यों? कला का पेपर दे रहे हैं तो आगे चल के स्तर हार्ड होता जाएगा। अभी आपको आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला किस जानवर पर खड़ी है? देखिए, एक चीज जानिए, गुप्त काल के जो मंदिर थे उन मंदिर के जो दोनों दरवाजे थे, दरवाजे के किनारे जो बैठक बनाई जाती थी, उस बैठक में एक कूर्म, कूर्म माने होता है कछुआ, कछुआ है ना। तो कछुआ यमुना में और मगरमच्छ गंगा में। मगरमच्छ गंगा की विशेषता थी और कछुआ यमुना की विशेषता थी। तो यहाँ मगरमच्छ होगा क्योंकि यहाँ गंगा है। क्या है? गंगा है। ये ध्यान रखिए, गंगा और जमुना के बीच में जो गुप्तकालीन संस्कृति पनपी थी तो उसका उल्लेख उन्होंने इस आधार पर किया है कि एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना। यमुना को कछुए के आधार पर और गंगा को मगरमच्छ के आधार पर दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित है। तो उदयगिरी गुफाएं जो है वो गुप्त काल से संबंधित है और उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट स्थित 20 गुफाएं हैं। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी मतलब गुप्त काल आ गया के आरंभिक काल की हैं और शिलाओं का काटकर बनाई गई। इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। इन गुफाओं में स्थित शिला लेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ये गुफाएं गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित कराई गई हैं। उदयगिरी की ये गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं और भारतीय पुरातात्विक संरक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। देखिए, व्याख्या इतनी बढ़िया लिखी गई है कि बुक आप पढ़ लेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। अब देखिए, 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध किससे संबंधित है? शुंग उस समय थे नहीं, गंधार उस समय थे नहीं, मौर्य कौन थे नहीं, पहले से थे, तो कौन हुआ? गुप्त काल हुआ। इसका सही आंसर क्या हो गया? गुप्त काल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया? देखिए, गुप्तकालीन बहुत सारे सिक्के पाए गए हैं, स्वर्ण सिक्के बहुत, चांदी के सिक्के बहुत, और वो कालीघाट से पहला जो भंडार पाया गया गुप्तकालीन सिक्कों का, तो वो व्याख्या गुप्त कालों का पहला संग्रह कालीघाट से पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी हैं? गुप्त काल की विशेषता पूछा है। बालकनी और छतरी के साथ स्तूप नहीं, ग्रीको रोमन शैली तकनीक ऐसा कुछ भी नहीं है, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट, मंदिरों का निर्माण, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है गुप्त काल की ये विशेषता है। इसकी व्याख्या भी यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त काल की शोभायान मूर्ति कला महावारा, वारा माने शुगर होता है ना, कि इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो मारावारा की जो उदयगिरी की अभी मैंने बात की थी विदिशा के समीप है, जहाँ पे क्या कहते हैं हिंदू चित्रकला के बहुत सारे पोस्टर गुप्त काल के बने हैं। तो वहां पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए एक मंदिर में यह मूर्ति स्थापित है। इसमें 12 मुख सुअर और मानव शरीरधारी भगवान 12 तिरछे खड़े हुए हैं। अवतार है ये, विष्णु के अवतार हैं, उसमें एक अवतार शुकर अवतार भी है, 12 मुख वाला है, वो उदयगिरी की पहाड़ी में लिया गया है। ये देखिए कला से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त चित्रकार वर्णनात्मक दृश्यों को महत्व देते थे। सारनाथ के बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति को विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में संरक्षित किया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं। गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय व्यवस्था है। तो गुप्तकालीन में सबसे इंपॉर्टेंट है आभा मंडल। पीछे एक आभा मंडल जो बनाया जाता था, ये गुप्त काल की विशेषता है। तो गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। ठीक है। अंग प्रत्यंगों में सुडोलता, सौंदर्य और लालिमा है। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता संयम के साथ रूप का समन्वय किया गया है। गुप्त काल की विशेषता आप देख रहे हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? तो इसका जो किया था जेम्स फर्गुसन ने। किसने किया था? जेम्स फर्गुसन ने सबसे पहले निर्माण। स्टेला कैम्ब्रिज, जेम्स फर्गुसन, स्टेला कैम्ब्रिज। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाली एकमात्र ग्रंथ है ना। जयभल ने लिखा था। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर टेस्ला कैम्ब्रिज और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में किया था। तो दो नाम याद रखिए, डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज और डॉक्टर आनंद कुमार, भारतीय जो है, इन लोगों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और चित्रकला के प्राचीनतम लिखित प्रमाण खोजे। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? ये बार बार बात हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है, अभी पहले भी बात हुई थी। अशोक के 2 स्तंभों का जोड़ा है जिसकी खोज 1876 ईस्वी में ACL कार्लाइल ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह अशोक के स्तंभों में प्रयुक्त 7 अन्य पशु कैपिटल में से एक है। वर्तमान में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने मेघदूत है ना और बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो कालिदास है। रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रम शौर्य तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें प्रथम 2 महाकाव्य तथा खंड का अंतिम 3 नाटक ग्रंथ है और सभी जो है संस्कृत भाषा में है। गुप्त काल की विशेषता संस्कृत कालीन विशेषता है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता काल का जो काम है वो किस में हुआ? सबसे अधिक गुप्त काल में हुआ। महाराष्ट्र में अजंता, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता खोज 1819 में हुई। अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ कार्य इसमें गुप्त काल में हुआ है। फिर आते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो अभी व्याख्या मैंने कर दी, कालिदास है। आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए TGT 2010 में आया है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गुप्त काल से रिलेटेड है। लेकिन खंडगिरी भी साथ में दे रखा है, इसलिए थोड़ी सी समस्या है। तो इसका सही आंसर शुंग काल होगा। क्यों? क्योंकि उदयगिरी की बाद की पहाड़ियों में गुप्त काल ने बहुत सारे काम कराए, लेकिन यहाँ पे खंडगिरी भी दे रखा है, तो इसलिए शुंग काल है। तो खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष भुवनेश्वर के पास उदयगिरी व खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा बनवाए। जैन धर्म के उपासक थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय कला का स्वर्ण युग बोला जाता है किसको? गुप्त काल को। इसको गुप्त युग को भारतीय कला का स्वर्ण काल बोला जाता है। मंदिर स्थापत्य कला की स्थापना इसी समय हुई। प्रसिद्ध लोह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध लोह स्तंभ दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के बगल में। इसमें बहुत सारी बात हो चुकी है। नई दिल्ली पे है। नई दिल्ली क्या है? पुरानी दिल्ली में कुतुब मीनार आती है, तो यहाँ दिल्ली होना चाहिए। सही आंसर क्या होना चाहिए? दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि कुतुब मीनार पुरानी दिल्ली में आती है, नई दिल्ली में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते। वैणिक, वर्णिका, नागर और मिश्र। देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र विभाजन जो किया गया है वो 4 प्रकारों से किया गया है। उसमें वैणिक है, नागर है, मिश्र है, वर्णिका उसमें शामिल
नहीं है, वैणिक है, नागर है, मिश्र है और सत्यचित्र। एक इंपॉर्टेंट क्या है, सत्यचित्र। 4 भागों में बांटा गया है, वर्णिका इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चित्र लक्षण। वही चित्र लक्षण के रचयिता कौन थे, राजा भयजीत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे कला का लिखित प्रमाण पहली बार कला के प्रकार हमको मिलते हैं। तो ये कौन थे, राजा भयजीत थे। चित्र लक्षण के रचयिता गांधार का राजा भयजीत या नग्नजीत था। चित्र लक्षण का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद अभी बात हुई थी, डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी। इस ग्रंथ में 9 रसों का उल्लेख है एवं 4 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। इसके अलावा 5 प्रकार के रंगों का उल्लेख चित्र लक्षण में किया गया है। तो कला के बारे में प्रथम लिखित जानकारी हमको चित्र लक्षण से ही मिलती है, जिसकी रचना भयजीत या नग्नजीत गांधार शासक ने की थी। अब आते हैं पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर। अगर ये बात करते हैं मंदिर की, तो ये गुप्त काल में बना है और भीतर गांव में है। कहाँ है, भीतर गांव में है। गुप्तकालीन मंदिर है ये। पाषाण और ईंटों से बने मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर आते हैं किस राजवंश के उत्थान काल में, देखिए टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफाओं में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, कब किया गया, फ्रेस्को चित्र। तो फ्रेस्को चित्र में क्या करते थे, दीवार को पहले सफेद रंग से रंग दिया जाता था, उसके बाद उस पर चित्रकारी की जाती थी। तो सफेद रंग, चूना और कई चीजें मिला के रंगा जाता था, मतलब एक तरह से दीवार को प्लास्टर करके तब उस पर चित्र बनाए जाते थे और कुदेर कुदेर के चित्र बनाए जाते थे। उस चित्रकला को फ्रेस्को चित्रकला बोला जाता है। और चूंकि अजंता की बात हो रही है तो वो गुप्त काल में है, शुरुआती दौर है। दोनों फ्रेस्को और टेम्परा दोनों है। अब बात आते हैं गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी, मंदिरों का निर्माण। सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी, मंदिरों का निर्माण। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए गुप्तकालीन मंदिर आप समझ लीजिए। प्रमुख मंदिर में सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। यही पहला मंदिर अभी बात हुई ईटों का। भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये सारे बौद्ध के भगवान विष्णु के 10 अवतार की बात इसमें की जाने लगी थी गुप्त काल में। तो दशावतार मंदिर पहला मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब आते हैं आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया जाने लगा। किसमें किया जाने लगा, गुप्त शैली में। ऐसी ही गुप्त कला को, भारत का गुप्त काल को स्वर्णिम काल कला का नहीं बोला जाता, इसीलिए बोला जाता है गुप्त शैली। आलेखन कला का गुप्त शैली के अंतर्गत अजंता व बाघ की चित्रकारी में अत्यधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है। तो अगर हम बात करें तो वो ललितपुर, झांसी के नजदीक है प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर। तो ललितपुर कहाँ होगा, ललितपुर नामक स्थान पे यह दशावतार मंदिर क्या है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो बहुत फेमस है। लिंगराज मंदिर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ उपस्थित है, उड़ीसा में है। और लिंगराज मंदिर उड़ीसा शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। कई शताब्दियों में निर्मित इस मंदिरों के वास्तुकार जो है वो बहुत महत्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टीजीटी 2011 में आया हुआ है। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्माणकर्ता शासक मौर्य, कुषाण, शुंगकाल। अभी तक सारनाथ का नाम आते ही अब मौर्य मार देते थे, लेकिन अब सारनाथ का धमेक स्तूप है तो वो गुप्त काल की रचना है, वो गुप्त काल की संरचना है। धमेक स्तूप निर्माण गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया है। आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है, ये बात हो चुकी है। दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय बनवाया गया है। इसमें बाहिलकों का उल्लेख है, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ, 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में। तो गुप्त काल है, तो क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर होगा 5वीं शताब्दी में बनना चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए। तो पल्लव शासकों की मूर्ति कला का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है महाबलीपुरम। यहीं पे बहुत प्रकार के रथ मंदिर बनवाए हैं, अर्जुन रथ है ना, द्रौपदी रथ, बहुत सारे रथ बने हैं। मामल्लपुरम मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है। वर्तमान में इसे महाबलीपुरम नाम से पुकारा जाता है। 3 प्रखर के मंदिर बने हुए हैं, रथ, मंडप तथा रचना प्रधान, और बहुत सारी शैली है। नरसिंह सभी अभी आप आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी शैली है वहाँ, और उसके आधार पे कौन कौन से मंडप बना है।
कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव का मस्जिद जो है वो हमारा खजुराहो में स्थित मंदिर है। चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर है। शिव का मंदिर है कंदरिया महादेव। यह गंडदेव के पुत्र विद्याधर द्वारा 1056 ईस्वी के लगभग बनवाया गया शिव मंदिर है। चंदेल शासक थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वतोभद्र शैली का मंदिर निर्माण किया है? तो ये देवगढ़ के स्थित दशावतार मंदिर को बोला जाता है सर्वतोभद्र शैली। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर सर्वतोभद्र शैली में बना है। अन्य मंदिर भीतरगांव का मंदिर, कानपुर, नजनाकोटाल का पार्वती मंदिर, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग थे। ये भी राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। मंडप, गर्भगृह, वेदिका, हर्मिका, दुआ नहीं, हर्मिका, छत्रावली, दुआ नहीं, हर्मिका किसी में नहीं था। जगती एक बड़ा सा चबूतरा होता था। गर्भगृह जिसमें मेन भगवान रहते थे। प्रवेश द्वार काफी बड़ा होता था। और मंडप और शिखर, नुकीले शिखर, ये गुप्तकाल की विशेषता है। ये गुप्तकाल के मंदिरों की विशेषता है। आप परेशान ना होइए, जब मंदिर कला आपको पढ़ाएंगे तो उसमें चीजें आपको बता देंगे। नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है, तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मंदिरों की विशेषताएं जब आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की त्राम प्रतिमा किस मुद्रा में है? तो ये क्वेश्चन कई बार बताया गया है। अभय मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा में है। और ये जो प्रतिमा है बुद्ध की विशाल लेटी प्रतिमा कहाँ है? कुशीनगर में है। और सारी गुप्तकालीन मुद्राएं है ये। और ये मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र सब जगह फैली हुई है। अब है भारतीय कला का स्वर्ण युग किसको बोला जाता था? गुप्त युग को बोला जाता था। ये बात बहुत हो गई है। संस्कृत से लेके, भाषा से लेके, मूर्ति कला, मंदिर कला, सबका विभाग। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये भी गुप्त काल से रिलेटेड है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम था। कौन था? कुमारगुप्त प्रथम था। तो आज हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं वो क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, क्या कहते हैं, ऐतिहासिक चित्रकला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग गुफा कला से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और अब आप देखेंगे क्वेश्चनों के स्तर दिन प्रतिदिन कठिन होते जाएंगे। उसके लिए आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वाईसीटी से जुड़िए, शेयर कीजिए। इसके अलावा क्या कहते हैं, ई बुक पढ़िए, तब आप व्याख्या समेत सब चीजों को पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए, कल के लिए, जय हिंद।